तो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कंगुवा मूवी को, जो कि थिएटर में हाल ही में रिलीज हुई है। कंगुवा नाम का मतलब है जिसके पास आग की शक्ति है। इस मूवी में सूर्या ने बेहतरीन रोल निभाया है। उसी के साथ विलेन के रोल पे आपको बॉबी देओल दिखेंगे। एक एंशिएंट टाइम का आपको वार देखने को मिलेगा। हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिए क्योंकि चैनल का रीच थोड़ा डाउन है। और चलिए हम लोग एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में हम एक रशियन प्राइवेट लैब को देखते हैं, जहां पर हम देख रहे हैं इनके बच्चों के ऊपर टेस्ट हो रहे हैं। उनके बोन मैरो एंड न्यूरस कीमे के ऊपर कुछ टेस्ट हो रहे हैं, जो कि रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू कुछ करा जा रहा है। प्रेजेंट टाइम में टेक्नोलॉजी बहुत हाई है और हम देख रहे हैं कि बच्चों को बहुत दर्द हो रहा है। उनमें से एक बच्चा उधर से भाग जाता है और पूरे हाई सिक्योरिटी एंड रशियन सोल्जर उस बच्चे के पीछे लग गए हैं। फिर हमको गोवा में फ्रांसिस को दिखाया जाता है। फ्रांसिस और उसका चेला एक बाउंटी हंटर है। जो काम पुलिस से नहीं होते वो काम ये लोग करते हैं। मतलब बड़े बड़े गैंगस्टर को पकड़ना, डॉन को पकड़ना, ये सब कुछ ये करते हैं। तो गोवा पुलिस कमिश्नर इनसे ही काम करा रहा है डिसूजा को पकड़ने के लिए। फ्रांसिस को सिर्फ पैसे से ही मतलब है। इमोशन, दुख, दर्द उसके अंदर कुछ भी नहीं है। पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकता है। डिसूजा को तो फ्रांसिस पकड़ लेता है, पर जब उसे पकड़ने के लिए जाता है हम देखते हैं जो भागा हुआ बच्चा होता है वो तो फ्रांसिस से मिलता है और फ्रांसिस को वो देखे जा रहा था। और फ्रांसिस मानो उसे देखने के बाद उसे कुछ फ्लैशबैक याद आ रहा था जो कि उसी से ही जुड़ा हुआ हो, मानो कुछ पुनर्जन्म टाइप का। तो उस बच्चे को वो उधर नहीं छोड़ता, वो अपने साथ ले आता है। पर जब वो अपने साथ ले आता है तब डिसूजा के लोग और उस बच्चे के पीछे जो लोग पड़े हुए थे, रशियन माफिया, उन लोगों के पीछे पड़ जाते हैं। वो लोग हेलीपैड से आते हैं और अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। गोली चलाने की वजह से फ्रांसिस भी घायल हो जाता है, पर वो लोग फ्रांसिस को नहीं, वो लोग ले जाने आए थे उस बच्चे को। डिसूजा को बचाने के लिए जो लोग आए थे वो लोग तो पहले ही मर चुके हैं, क्योंकि इन्होंने इतना राउंड गोलियां चलाए। इसके साथ उन्होंने रॉकेट लॉन्चर भी यूज किया है। पता नहीं इस बच्चे के पीछे क्या राज है। फिर रशियन लोग इस बच्चे के गले में पट्टा डालता है और उसको हाई सिक्योरिटी के अंदर हेलीपैड में बिठा देते हैं। फ्रांसिस बहुत कोशिश करता है उसे बचाने के लिए और उन लोगों के पीछे पीछे भागता है। फिर इधर से हमको फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हम चले जाते हैं सीधा एंशिएंट टाइम में, जहाँ पर हम समुद्र में तूफानी जहाजों को देखते हैं और उसमें हम देखते हैं रोमन राजा को। वो भारत के ऐसे क्षेत्र में आ चुका था जहाँ पर 5 द्वीप थे और उस 5 द्वीपों में से उसको एक द्वीप चाहिए था जहाँ पर वो अपने सैनिकों को रखे और उन लोगों का विस्तार करे। ये 5 द्वीपों में अलग अलग खूबियों के लोग रहते थे। मुक्कार, वेंकरू, मंडियाल, आरती और पेरूमची। किसी में बहुत शांत स्वभाव के लोग रहते थे जो कि सिर्फ जहाज बनाना जानते थे और आत्मरक्षा करना। किसी में हिंस्र लोग रहते थे जो कि शिकार करना और रक्त पसंद थे। किसी भूमि में सिर्फ हरियाली थे, जनजाति से प्यार करा जाता था। वो लोग लोगों को जड़ी बूटी के मदद से ठीक कर दिया करते थे। हम रोमन के जहाज में मियासेन को देखते हैं, जो कि एक बंजारा होता है। 5 गांव में उसका आना जाना होता है, पर वो सिर्फ पैसे से मतलब रखता है। रोमन राजा उसी की मदद से इस गांव में से किसी एक गांव को अपने वश में करेगा। मतलब उस जनजाति को वो झुका देगा और खुद के रोमन लोगों को उधर रहने के लिए बसाएगा। और मियासेन हर एक चीज के पैसा लेगा। वो बोलता है कि आप कोई भी एक जनजाति के ऊपर हाथ लग दीजिए, हम उसको कौशल से तोड़ेंगे और उसमें आपका ही राज होगा। तो आपको कौन सा द्वीप चाहिए? रोमन राजा तब बोलता है कि हमको पेरूमेची चाहिए। तब मियासेन गोरुआ को बुलाता है, जो कि पेरूमाची का ही आदमी है। वो पेरूमाची के राजा का बिल्कुल खास है। उसके ऊपर आंख बंद करके राजा भरोसा करते हैं। पर गेरुआ बोल देता है, राजा का बेटा जब तक जिंदा है तब तक पेरूमाची को हम ऐसे नहीं ले सकते। हमको कौशल से उसके हर एक बलवान योद्धा को लाना पड़ेगा एंड मौत का घात उतारना पड़ेगा, तभी हम पेरूमाची के ऊपर कब्जा कर सकते हैं और लास्ट में राजा के बेटे को मारेंगे। सबसे खूंखार वही है। फिर बनता है प्लान, जहाँ पर गोरुआ बोलता है कि आप कितने पैसे दोगे? पेरूमाची के लड़का, लड़की, छोटे बच्चे, गर्भ में पलते हुए छोटा बच्चा भी एक योद्धा है। तभी रोमन राजा बोलता है, तुमको हर एक योद्धा के बदले 2 स्वर्ण मुद्रा मिलेंगे। और मुझे विश्वास दिलाने के लिए कि तुम कितने लोगों को मार रहे हो, हर एक योद्धा के दाहिना हाथ कटा हुआ मुझे चाहिए मेरे सामने। गेरुआ और मियासेन इस बात को मान लेते हैं। फिर ये लोग पेरूमाची गाँव में जाते हैं। पेरूमाची गाँव में जाते टाइम गेरुआ के साथ उसका पत्नी और उसका बेटा भी होता है। उसका बेटा उसे अपना सब कुछ मानता है। जहाँ भी गेरुआ जाता है उसका बेटा उसी के ही साथ जाता है। उसका बेटा उसे बहुत प्यार करता है। फिर ये लोग गांव में जाते ही गांव के राजा के साथ वो लोग कूटनीति करना शुरू कर देते हैं और राजा को ये विश्वास दिलाते हैं कि रोमन राजा ने आप लोगों को काम सौंपा है, इसके बदले बहुत सारा स्वर्ण मुद्रा और खाना भी मिलेगा।
मिलेगा। इसके लिए आपको उन लोगों के लिए सिर्फ जहाज बनाने हैं। राजा उसके ऊपर भरोसा करते थे, ऊपर से स्वर्ण मुद्रा और खाना भी मिलेंगे। इसके लिए राजा मान भी जाते हैं। गेरुआ ये दावी रखता है कि उन लोगों को 100 हट्टे कट्टे जवान लोग चाहिए जो जल्द से जल्द जहाज को बना देंगे। राजा तब हाँ बोल देता है और 100 लोगों को उसके साथ भेज देता है। 100 लोग जब वो लेके जा रहा होता है, उसके साथ उसकी बीवी और बच्चे भी जा रहे थे। रास्ते में एक कुत्ता मरा पड़ा हुआ होता है, इसलिए उसके बीवी बच्चों को वो बोलता है कि इसको दफना दो, हम थोड़ी देर बाद ही लौट आएंगे। पर जो 100 लोगों को वो लेके जाता है, वो दूसरे लोगों के द्वारा उन लोगों को मरवा देता है और खुद भी मारता है। हर एक को मारने के बाद हर एक योद्धा का दाहिना हाथ वो काट देता है और नदी में बहा देता है, जो कि रोमन राजा देखता है और उसे विश्वास हो जाता है कि प्लान काम कर रहा है। एक बार ऐसा करने के बाद गेरुआ समझता है कि उसका प्लान काम कर रहा है और पेरूमेची के लोगों को वो झुका सकता है और धीरे धीरे ऐसे जवानों को वो द्वीप के बाहर लेके जाएगा और रोमन के लोगों के द्वारा और खुद के लोगों के द्वारा उनको मारने के बाद उनका दाहिना हाथ काट देगा और ऊपर से हर एक योद्धा के बदले उसको 2 स्वर्ण मुद्रा भी मिल रहे थे। दूसरी बार फिर से वो राजा के पास जाता है और वही कहानी दोहराता है और ये बोलता है रोमन राजा को और जहाज चाहिए और मजबूत जहाज चाहिए, इसलिए और 100 लोग लगेंगे। वो फिर से 100 लोग लेके जाता है और राजा इस बार भी हामी में हाँ भरता है। पर इस बार जब वो लोगों को लेके जाता है मौत के घाट उतारने के लिए, तब एक आदमी उनमें से चीख पड़ता है और ये बोलता है कोई आगे नहीं जाएगा और अपना हाथ वो बाहर निकालता है। उसके हाथ कटे हुए थे। इसके मतलब पहली बार 100 लोगों में से ये भी था जो कि छुप चुका था। वो अपना हाथ काट देता है और दे देता है उन लोगों को कि विश्वास दिलाने के लिए कि 100 लोग मरे हैं, पर वो जिंदा था। वो भागते हुए राजा के पास जाता है और सब कुछ बताता है। ये देखने के बाद गेरुआ भी थोड़ा डर जाता है। धीरे धीरे मानो उस जंगल में एक आवाज गूंजने लगा था, कंगुवा, जो कि और कोई नहीं राजा का बेटा होता है। वो लोग कंगुवा को पुकारते हैं और दूसरी जगह हम देखते हैं कि रोमन लोग आ चुके थे इन लोगों को फिर से मौत के घाट उतारने के लिए और गेरुआ के अपने लोग भी। पर हम देखते तभी एंट्री होता है कंगुवा का, जो कि और कोई नहीं मेगा स्टार सूर्या का होता है। उसका लुक बहुत ही आइकॉनिक था। मैं बोलूंगा एक बाहुबली टाइप का एक सीन क्रिएट करा गया है और एंट्री भी मुझे बहुत पसंद आया और सीन भी, क्योंकि ये जो बीजीएम के साथ सूर्या का एंट्री और फेस लुक मेकअप वगैरह पूरा परफेक्ट बैठता है एक पुराने दिन का एंशिएंट मूवी की तरह। मुझे तो बहुत पसंद आया। फिर से बैक टू द मेन स्टोरी में हम आते हैं और हम देखते हैं कांगुवा आने के बाद उन लोगों की रूह कांप जाता है। कांगुवा एक योद्धा होता है जो कि बहुत ही खूंखार होता है। वो किसी को बख्शता नहीं है, इसीलिए सारे लोग डरते हैं कि इस द्वीप में कब्जा बिठाने के लिए। इससे पहले बहुतों ने कोशिश किया पर कांगुवा ने सबको मार दिया था। कांगुवा फिर एक एक करके सबको मौत के घाट उतारता है। फाइटिंग सीन ऑसम, पूरा एंशिएंट टाइम का आपको फील देगा। अगर आपने 300 मूवी देखा है तो आपको उसका भी फील दे सकता है। कांगुवा ने फिर गेरुआ का हाथ काटा और जीवित रख के उसको गांव के सामने ले आया। जो भी गेरुआ कर रहा होता है उसके बारे में उसके बीवी बच्चे को कुछ भी नहीं पता। उसका बच्चा रो रहा था, बिलक रहा था अपने बाबा का ऐसा हालत देख के। उसकी पत्नी मिन्नतें मांग रही थी कांगुवा से भैया भैया बोल के कि उसके पति को छोड़ दिया जाए, पर कांगुवा उसे छोड़ता नहीं। वो बोलता है जो गलती इसने किया है इसका कोई माफी नहीं हो सकता। 100 योद्धा की मौत हुआ है, इसकी सजा सिर्फ मौत ही है। गांव वाले और राजा भी यही चाहते हैं और लोग ये भी चाहते हैं कि गेरुआ के साथ उसके पत्नी और बच्चे का भी मौत हो जाए। लाइक पूरे वंश को वो जला देना चाहते हैं, क्योंकि लालच अगर पति में है तो पत्नी में भी है तो बच्चे में भी है। वो लोग चाहते हैं कि इसको जड़ से वो खत्म कर दे, पर कांगुवा इसके लिए राजी नहीं था। कांगुवा सबको समझाने की ये कोशिश करते हैं कि लालच पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं बढ़ते, हमको सिर्फ दोषी को ही सजा देना चाहिए, पर कोई नहीं मान रहा था। तभी हम देखते कि गेरुआ की पत्नी उसके सामने भागते हुए आती है और कांगुवा से एक वादा मांगती है भैया बोल के कि मेरे बच्चे को आप कुछ नहीं होने दोगे, और अपने पति के साथ वो आग में कूद जाती है। गेरुआ के बच्चे ने अपने माँ बाप को अपने आंखों के सामने जलते हुए देखा। जिस बाप से उसने इतना ज्यादा प्यार किया वो आज उसी की आंखों के सामने जल रहा है, और जिस हत्यारा ने उसके बाप को मारा है ऐसे उसी के हाथ उसके माँ ने उसको सौंप दिया है। उसी क्षण से कांगुवा के लिए इस लड़की के मन में नफरत बढ़ चुका था। नफरत ऐसा कि कांगुवा को वो मौत के घाट उतार देगा, पर वो सही मौका ढूंढ रहा होता है। पर कांगुवा को सिर्फ एक बच्चा दिखता है उसमें। रोमन राजा के हाथ में पेरू
मेची तो नहीं आया। कांगुवा ने आके लास्ट मिनट में सब लोगों को मौत के घाट उतार दिया, पर मिया सेन अभी भी जिंदा था। वो बोलता है कि अगर कांगुवा को और पेरू मेची को हमको झुकाना है तो हमको आरती का साथ लेना पड़ेगा। आरती एक ऐसा जगह है जो कि मौत से भी भयानक है। लाल बंजर जमीन खून से नहलाते ही उसके राजा को, जो कि और कोई नहीं खुद आरती होता है। दिखने में बहुत ही भयानक और कंकाल के मांस से पहना हुआ उसका शरीर का वस्त्र आप एक बार में देख के जरूर घबरा जाएंगे। बाहुबली में आपको याद होगा कि कालकेय, जो कि फर्स्ट टाइम हमको ऐसा कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ था, उस टाइप का आपको देखने को मिलेगा आरती में, उससे भी भयानक। बॉबी देओल ने जो इसका रोल परफॉर्म किया है बहुत ही बेहतरीन। आप एकदम विलन लुक पे बॉबी देओल को देखेंगे इस मूवी में। फिर रोमन राजा और मिया सेन फिर से जाते हैं और आरती को वही लालसा वो देते हैं, स्वर्ण मुद्रा और खाने की, और उसके लिए एक शर्त रखते हैं कि पेरू मेची को हमको झुकाना है। पेरू मेची के कांगुवा को आप मार देंगे तो ये सब कुछ आपका होगा। आरती भी इस बात को मान जाता है क्योंकि ये बहुत खूंखार है, इसको सिर्फ खून चाहिए और बहुत पैसा। और ये आज से नहीं, बहुत सालों से इन दोनों के बीच में राइवलरी चल रहा है, मतलब आरती कम्युनिटी एंड पेरू मेची कम्युनिटी। ये लोग एक दूसरे के साथ बहुत टाइम से लड़ रहे हैं। फिर हम देखते हैं आरती खुद नहीं जाता, आरती अपने दोनों शूरवीर लड़के को भेजता है कांगुवा और उसके लोगों को मारने के लिए। उसके बच्चे कांगुवा के कुछ लोगों को मार भी देते हैं, पर कांगुवा को वो मार नहीं पाते। कांगुवा उन दोनों को मौत के घाट उतार देता है, पर मौका मिलते ही गेरुआ के लड़के ने भी कांगुवा के ऊपर हमला कर दिया था और कांगुवा तब समझ चुका था कि उसके मन में कांगुवा के लिए क्या है। कांगुवा ने उसको बच्ची की तरह ही पाला, उसको अच्छे से प्रशिक्षण दिया कैसे वो हथियार में निपुण बनेगा, उसको अच्छे से अध्ययन कराया और शिक्षा दिया, और उसका परिणाम उसे ये मिला। और हो भी क्यों ना, क्योंकि उसने उसके पिता को मारा है। एक बच्चे की क्रोध वो समझ पा रहा था, इसलिए कांगुवा ने उल्टा उसके ऊपर कोई हमला नहीं किया या उसके ऊपर नाराज भी नहीं था। वो उससे एक वादा मांगता है कि हमारे ऊपर आज आरती के लोगों ने हमला किया है, हमारे लोगों को अभी मेरी जरूरत है, हम लोगों को रोकना पड़ेगा, आरती को और रोमन लोगों को। तुम मुझे जरूर मारोगे, पर इससे पहले हमको लड़ना पड़ेगा इन लोगों के खिलाफ। मैं तुमसे ये वादा करता हूँ कि मेरी मौत तुम्हारे हाथे होगी। बोरुआ का बच्चा तब इस बात को मान जाता है क्योंकि उसको बदला चाहिए था। पर कांगुवा जब उस लड़के को फिर से कबीले में लेके जाता है, कांगुवा के पिता तब उस बच्चे को दंड देते हैं और ये बोलते हैं कि इसको मौत की सजा सुनाया जाए क्योंकि इसने तुम्हारे ऊपर हमला किया है। तब कांगुवा उसके बाबा के ही खिलाफ आते हैं और ये बोलते हैं कि इसके माँ को मैंने वचन दिया था कि इसके बेटे को मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। तभी उसके बाबा और गाँव वाले बोलते हैं ठीक है, इसको मौत की सजा नहीं, इसको काले जंगल की सजा देंगे, इसको जंगल में अकेले छोड़ देंगे। अगर वो जिंदा रहा तो वो बचेगा, नहीं तो इसने जो किया है उसका सजा उसे जंगल देगा। कांगुवा तब बोलता है इस सजा का हकदार मैं भी हूँ, अगर जाना है तो उसके साथ मैं भी जाऊंगा, और वो उस बच्चे के साथ खुद भी जंगल में चला जाता है। और दूसरी जगह हम आरती को देखते हैं जो कि एकदम आग बबूला हो चुका था क्योंकि उसके दोनों बेटे ही मारे गए थे। और इनके कबीले में एक रिचुअल है, अगर मरे गए इंसान का मांस गिद्ध नहीं खाते तो इनको मोक्ष नहीं मिलता। गिद्ध भी इसके बच्चे के मांस नहीं खा रहे थे। और ऊपर से हम ये भी देखते हैं कि रोमन आते हैं और बोलते हैं कि तुम लोगों से काम नहीं होगा, हम लोग ही कांगुवा को मार डालेंगे, हमारा स्वर्ण मुद्रा वापस करो। तब वो इतने गुस्से में आ जाता है कि रोमन लोगों को ही मार देता है और ये बोलता है आज से मेरा जिंदगी का मकसद है कि मैं कांगुवा को खत्म करूंगा, और मैं ये वादा करता हूँ मैं कांगुवा को खत्म करूंगा और ये गिद्ध मेरे बच्चे के मांस को खाएंगे और मेरे बच्चों को मोक्ष मिलेगा। और दूसरी जगह काले जंगल में कांगुवा और बोरुआ के लड़के के बीच धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ रहे थे। कांगुवा ने खुद को पूरा समर्पित कर दिया था उसके लड़के के सामने। वो बच्चा देख रहा था कि कांगुवा की कोई गलती नहीं है, वो कबीले के लिए क्या कुछ करता है, उसके ही बाबा गलत थे, इसलिए कांगुवा ने उसको सजा दिया। धीरे धीरे वो कांगुवा के प्रति नरमी हो रहा था। और दूसरी जगह हम देखते हैं जड़ी बूटी लेने के लिए जब पेरूमाची की औरतें गए थे बर्फीले जंगल में, उधर आरती के लोग फिर से उन लोगों को बंदी बना लेते हैं ये बोलते हुए कि कांगुवा किधर है, क्योंकि कांगुवा तो कबीले में नहीं था। ये बात तो उन लोगों को पता चल चुका था, पर उन लोगों को ये नहीं पता था कि कांगुवा ने उसके कबीले के औरतों बच्चों को सबको प्रशिक्षण दे के रखा था कि दुश्मन एक हो या 100, उनसे लड़ने की प्रतिभा तुम में होना चाहिए। तो हर एक औरतों ने उन लोगों का सामना किया और उन लोगों को मौत के घाट उतारा। और दूसरी जगह हम देखते हैं एक के बाद एक मौत होने की वजह से आरती बौखला चुका था। वो फिर कबीले में हमला कर देता है। कबीले में जब हमला करता है कांगुवा तब काले जंगल में होता है। कांगुवा कबीले वालों को नहीं बचा पाता और आरती ने उसके बाबा मतलब कबीले के राजा को मार दिया था।
पेरुमाची का सिंहासन अब खाली था। आरती उधर विराजमान होता है और कांगुवा को ललकारता है। कांगुवा को जब अपने पिता का मौत के बारे में पता चलता है, उसके पैरों तले जमीन चला जाता है। उसके आंखों में रक्त उतार रहा था और उसे लग रहा था कि वह आरती के खून से वो खुद नहाएगा। फिर वो पेरुमाची लौटता है। पेरुमाची लौटने के बाद आरती के हर एक लोगों को वो मौत के घाट उतारता है और आरती के साथ उसका आमना सामना होता है। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ही भारी पड़ रहे थे। दोनों ही खूंखार जानवर की तरह एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। पर ऐसा एक पॉइंट आता जिस जगह पर आरती गेरुआ के बच्चे को ढाल बना के कांगुवा के साथ लड़ रहा होता है। कांगुवा गेरुआ के लड़के को कुछ नहीं होने दे सकता क्योंकि उसने वचन दिया है और वो अपने बच्चे की तरह उसे पाल रहा था। तब गेरुआ के बच्चे के मन में भी सहानुभूति आता है और वो कांगुवा को बाबा कह के पुकारता है। जब आरती उसे ढाल बना के कांगुवा के साथ लड़ रहा होता है, वो खुद के जान को बलिदान देता है कि कांगुवा आरती को हरा पाए और कबीले को बचा पाए। और वो होता भी है। गेरुआ के बच्चे के जाने के बाद कांगुवा मानो एक जानलेवा तलवार की तरह हो चुका था। वो आरती को बहुत बेरहमी से मारता है। उसके बॉडी के हर एक हिस्से को वो नोच डालता है और खून से अपने पूरे शरीर को वो मल रहा होता है। देखने से लग रहा था कि कांगुवा ने नरसंहार किया है। और दूसरी जगह हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं, उस बच्चे को जब वो लोग लेके जा रहे होते हैं, फ्रांसिस अपने आप को छुड़ा के उस लड़के के पीछे जाते हैं। पीछे जाते हुए वो लोग एक पोर्ट एरिया में पहुंचते हैं। वो लोग हर एक कंटेनर चेक करते हैं और एक कंटेनर के अंदर उस बच्चे की माथे पे फिर से वो देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है। फ्रांसिस जाता है और उन लोगों को मारना शुरू कर देता है। तब तक वो कंटेनर हवा में उड़ चुका था। फ्रांसिस जाता है और उन लोगों को मारते हुए उस बच्चे को वो छुड़ा लेता है और उसे तब उस बच्चे की फ्लैशबैक याद आ रहा था और उसे अपने पुनर्जन्म वगैरह याद आ रहे थे। वो बच्चा और कोई नहीं था, वो बच्चा बेरुआ का लड़का ही था जो कि पुनर्जन्म ले चुका है। दूसरी जगह हम देखते हैं आरती कबीले में जब आरती मर चुका होता है, उसको आग देने के लिए उसका बेटा जब आगे आता है जो कि अपाहिज हो चुका था, तभी उसके हाथ को काटते हुए उसका और एक बेटा आता है जो कि एक दासी से होता है। वो भी बहुत खूंखार होता है और बोलता है कि मेरा जीवन का मकसद हो चुका है कि मैं कांगुवा को मौत के घाट उतारूंगा। और फिर से हमको प्रेजेंट टाइम में वही बच्चा दिखाया जाता है जिस बच्चे को हम देख पाते हैं जब फ्रांसिस उसे छुड़ा रहा होता है, उसका फोटो कोई खींच लेता है और डेटा एनालिसिस में डाला जाता है, जहां पर हम एक संकी आदमी को देखते हैं जो कि उसे कांगुवा कह के पुकार रहा होता है। मतलब फ्रांसिस ने इस बच्चे को ढूंढा या इस बच्चे ने इसको ढूंढा, वही लास्ट में पूरा बदल चुका है। इस बच्चे के पास अंदरूनी शक्तियां भी हमको देखने को मिलता है। वो मेटल के हर एक चीज को हवा में उड़ा सकता है। जहाँ पर हम ये भी देखते हैं फ्रांसिस अपने दोस्त से बात कर रहा होता है कि इसे देख के मुझे अपने पुराने विजन याद आ रहे थे, जहाँ पर मैं एक योद्धा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। और इसी के साथ इस मूवी का तो एंड हो जाता है, पर बहुत सारे सवाल और मूवी के जॉनर के ऊपर मेरा क्वेश्चन रहेगा कि ये एक साइफर एंशिएंट किस्म का मूवी है जो कि पहले कभी बना नहीं है। मुझे लगा एंशिएंट पीरियड का मूवी है जहां पर साइफाई डाला गया है और बहुत सारे अनसुलझे रहस्य के साथ इस मूवी का दी एंड करा गया है कि बच्चे के अंदर ये पावर कैसे आया, कैसे ये जो साइंटिस्ट है वो कांगुवा के बारे में जानता है, कैसे फ्रांसिस को अपने अतीत के बारे में याद आ रहा है। इतने एंशिएंट टाइम पीरियड के बाद भी वो थोड़ा मिस्टीरियस पॉइंट आ जाता है। मे बी अगर ये मूवी हिट होता है तो पार्ट 2 या सीक्वल वगैरह लाया जाए बाद में। और मैं ये जरूर बोलूंगा कि विजुअल इफेक्ट, बीजीएम वगैरह पे बहुत अच्छे से काम करा गया है और ओवरऑल जो एक्टर एक्ट्रेसेस के परफॉर्मेंस है वो भी बहुत अच्छा है। आप लोगों को ये मूवी कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, रीच छोरा चैनल का डाउन है। रुकिए आप लोग जाइएगा मत। आप लोगों के लिए एक फ्री मूवी वाउचर या कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म का 1 महीने का सब्सक्रिप्शन टोटली फ्री हम लोग दे रहे हैं। वो आपको मिलेगा एक छोटा सा टास्क करने की वजह से। आप लोगों के लिए हमारा और एक फ्री सर्विस है, तो वो क्या है, एक वीडियो प्ले होगा अभी, उसको थोड़ा देख लीजिए। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा में, तो आपको पता होगा कि लिमिटेड टाइम के लिए प्रोडक्ट के प्राइस डाउन हो जाते हैं, तो तभी हम हमारे ग्रुप में उस प्रोडक्ट की डील डाल देते हैं, आप लोग खरीद लेते हो। तो पिन कमेंट के पहले लिंक से हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जो कि टोटली फ्री है। आप खरीदेंगे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा से, और कब प्राइस डाउन जा रहा है वो हम आपको बताएंगे। देख लिया, अच्छे से समझ लिया कि आप लोगों का क्या बेनिफिट होने वाला है, तो ग्रुप में ज्वाइन होइए और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन दीजिए एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड, और उसी के साथ ये भी लिखिए कि आपको हमारा शॉपिंग ग्रुप कैसा लगा। बस इतना ही काम है। नेक्स्ट वीडियो जब हम अपलोड करेंगे, हम रैंडम एक कमेंट पिक करेंगे, उसको हम ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करेंगे एंड गिफ्ट वाउचर या ओटीटी सब्सक्रिप्शन पहुंचा देंगे। सो इतना ही था। तो चलिए नेक्स्ट मिलते हैं ऐसे एक बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड सी या।